गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। तो बच्चों, कल हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी करी थी। हमने उसमें सीखा था कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, क्या उसके एजुकेशन में क्या रोल है, क्या उसके यूजेस हैं और क्या सारी चीजें हैं, हमने उसके बारे में कल हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम उसी थ्योरी के बेस पे उन्होंने कुछ अपने नियम बनाए थे जिन्हें हम थॉर्नडाइक लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं लॉज को हम समझेंगे। उन्होंने क्या ये लॉज दिए, कैसे कैसे उसके बारे में बताया। तो जिसमें उन्होंने 3 लॉ आपके जो आए थे, 3 लॉज उन्होंने आपके मेन लॉ थे, प्राइमरी लॉज जिनको बोला जाता है, सेकेंडरी या फिर सबऑर्डिनेट लॉ, फिर उसके बाद अगर आए दूसरे आते। ठीक है, तो 3 मेन लॉ जो है इनको बच्चों बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इनमें से सवाल आ जाता है और मेनली पूछा जाता है। ये 3 ही लॉ जो सबसे जनरल पूछे जाते हैं, 3 लॉ ही पूछे जाते हैं। सबऑर्डिनेट लॉ इनको भी समझ लो, क्या ये लॉज कह रहे हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं, क्या नियम के अंदर सारी चीजें जुड़ी हुई है। लेकिन पहले बात आती है, सबसे पहले जिसकी बात करते हैं, द लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडी, तत्परता का नियम इसे हिंदी में बोला जाता है। मतलब सीधे सीधे इस लॉ को, इस लाइन को देखते ही आपको ये समझना है कि अगर कोई भी बच्चा है वो सीखने के लिए जब तक तत्पर नहीं है तो वो तब तक आप उसे कुछ भी सिखा नहीं सकते, वो तब तक कुछ भी सीखेगा नहीं। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके साथ आप जोर जबरदस्ती करके उसे उठा के लर्निंग नहीं करा सकते, सिखा नहीं सकते, कोई भी चीज हो। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने जो अपनी सबसे पहली फर्स्ट वीडियो होगी ना मेरी, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके बनाई है, उसमें भी मैंने इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया था कि कोई भी बच्चा तब तक आप उसे नहीं सिखा सकते जब तक वो बच्चा आपका क्या ना हो, सीखने के लिए तत्पर ना हो, सीखने के लिए रेडी ना हो, तैयार ना हो, तब तक कोई भी बच्चे को आप सिखा नहीं सकते। तो ये सीधे सीधे आपका ये लॉ यही बताता है। ठीक है, ये इसी इन सब के बारे में बात करता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है तत्परता। अगर बच्चे में तत्परता ही नहीं है तो आप उसे नहीं सिखा सकते। कोई भी अवसर आपको बच्चे को देना है तो आपको पहले चीज क्या करनी पड़ेगी, बच्चे को सिखाना पड़ेगा, बच्चे को रेडी करना पड़ेगा सिखाने के लिए। ठीक है, जो भी आप चीजें उसको सिखाएंगे तो उसके लिए बच्चे को आपको पहले रेडी करना पड़ेगा, उसका एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा उसको रेडी करने के लिए, और उसके बाद ही आप उसे सिखा सकते हैं, जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेगा, अच्छे से पढ़ेगा, ध्यान से, उसके अंदर जिज्ञासा आएगी, क्यूरियस रहेगा चीजों को सीखने के लिए। तो इससे मोटिवेट होके वो तभी पढ़ पाएगा और तभी वो चीजों को अच्छे से कर पाएगा। अब लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, इसे प्रभाविता का नियम, तो ये भी लगभग लगभग उसी लॉ के अंदर आता है। क्या जैसे उसके जहां पे वो खत्म हो वहीं से ये स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या है, ये है कि सीखने का परिणाम क्या है। जिस तरीके से बच्चा पहले तो रेडी नहीं था, अगर रेडी नहीं हुआ तो वो ढंग से सीख नहीं पाएगा। ठीक है, और बच्चा रेडी हो गया, जितना बच्चा रेडी है सीखने के लिए, जितना जिज्ञासु है, जितना उसे प्रश्न पूछने की जिज्ञासा है उसके अंदर, उतना अच्छा वो लर्न करेगा, उतना इफेक्टिव उसका सीखना रहेगा, उतना प्रभावी उसका क्या रहेगा, लर्निंग रहेगी। ठीक है, अगर वही बच्चे में क्या है, सीखने की लालसा ही नहीं है, सीखने के लिए वो तत्पर ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, तो वो बच्चे का परिणाम क्या होगा, असंतुष्ट आएगा, सही परिणाम नहीं आएगा, आनंद मिलने वाला परिणाम नहीं आएगा। उसको जो भी सीखने की लाइन है सारी की सारी उसकी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे सारे मार्ग। तो इसीलिए कुछ सीखने के परिणाम स्वरूप प्राप्त संतुष्टि और असंतोष, खुशी या नाराजगी उस सीखने को क्या बनाती है, प्रभावी बनाती है। ठीक है, तो आपका सीखना प्रभावी कब होगा, जब आपने पूरे मन से उसे सीखा है, जब बच्चा रेडी है, लर्न करने के लिए तैयार है, तभी आपका सीखना इफेक्टिव होगा, अदरवाइज सीखना इफेक्टिव नहीं होगा। अगले पॉइंट में जाते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब ये दोनों लॉ हैं, इसके अंदर दो सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक है लॉ ऑफ यूज और दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज। अब ये दोनों चीजें क्या कह रही हैं, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। अब यहाँ पर किसी भी चीज की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको क्या होती है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, अगर आप पढ़ते रहते हैं तो आपके माइंड से वो चीजें नहीं जाएंगी, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने बीच में उसे छोड़ दिया, ठीक है, तो फिर आप उसको क्या हो जाओगे, लॉ ऑफ डिसयूज में वो आ जाएगा,
तो आप चीजों को भूल जाओगे, फिर से आपको वापस से इधर ही से शुरू करके उधर ही से वहां पे लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस चीजों को भूल जाओगे, उन चीजों को नहीं कर पाओगे। अब जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है या फिर कोई वकील ही है, कोई डॉक्टर है, वो तैयारी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, जस्ट उसने अपना एमबीबीएस कर लिया, एमबीबीएस करने के बाद वो घर पे बैठ गया। एक तो ये है, अगर लॉ ऑफ यूज में मैं इसे इस्तेमाल करूं, अगर एमबीबीएस करने के बाद जैसे उसने अपना कोई हॉस्पिटल खोल लिया या फिर वो कहीं दूसरी जगह काम करने लगा, तो वो क्या रहेगी, वो सारी चीजें वहां पे सीखता रहेगा, तो वो क्या करेगा, खुद को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और चीजें नई नई अपने आप में जोड़ रहा है, ठीक है, उससे सारी चीजें समझ में आ रहे हैं। अब वहीं एक बंदे ने एमबीबीएस करा और वो घर में बैठ गया, अब तो उसके प्रैक्टिस में ही नहीं है चीजें, वो रिपीट नहीं हो रही है, प्रैक्टिस नहीं है उसकी, तो वो सारी चीजें क्या जाएगा, भूल, क्या जाएगा, भूल। तो लॉ ऑफ यूज रिफर्स टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ कनेक्शन विद प्रैक्टिस, तो ये सीधे सीधे लॉ ऑफ यूज कहता है, सीधे सीधे इसका कनेक्शन किससे है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीजें आपको याद रहेंगी। और लॉ ऑफ डिसयूज वीकनिंग ऑफ कनेक्शन ऑफ फॉरगेटिंग, मतलब ये किसके साथ जुड़ता है, आपकी, जिससे आप चीज, अगर आप किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, तो उस चीजों को आप क्या कर जाओगे, सीधे सीधे भूल जाओगे। It can be said that law of exercise as a whole emphasize the need of repetition, practice and drill work in the process of learning। बच्चों जो यहाँ पे ड्रिल वाला वर्ड आया ना, ये ड्रिल वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिल वर्ड भी पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। तो रिपीटेशन, प्रैक्टिस एंड ड्रिल वर्क जो होता है वो लर्निंग प्रोसेस के ही आपके चरण हैं, उसी के अंदर आपकी सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो सीखना कब अच्छा रहेगा, कब सफल रहेगा, जब आप रेडी टू लर्न है, जब बच्चा रेडी टू लर्न है तो ही वो क्या रहेगा, सीखना उसका इफेक्टिव रहेगा। और सीखना इफेक्टिव रहने के बाद अगर उसने उसको क्या किया, प्रैक्टिस किया है, यूज में ला रहा है अपनी सीखी हुई चीजें, तो उसे वो चीजें याद रहेंगी। और अगर वो चीजें यूज में नहीं ला रहा है सीखी हुई, तो वो चीजों को वो क्या जाएगा, भूल, फॉरगेट, ठीक है। तो ये आता है सबऑर्डिनेट लॉ में, ठीक है, मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पांस जिसे कहते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल रिस्पांस, जैसे आपके पास अगर कोई सिचुएशन रख दी गई है, तो आप क्या करते हो, उसके लिए अलग अलग रिस्पॉन्सेज देते हो, हर टाइप का अलग अलग रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो दिस रूल स्टेट्स दैट इन एनी लर्निंग सिचुएशन अ पर्सन मेक्स मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, ठीक है, कोई भी आपके सामने सिचुएशन रख दिया है, तो कोई भी बंदा है तो वो अलग अलग बहुत सारी रिस्पॉन्सेज देगा। Due to this, some responses which are not helpful in achieving the goal, the person forgets them and he learns the responses which is helpful in achieving the goal। अब इस बात से, इस लाइन से क्या समझ रहे हो बच्चों, अब कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जिससे आपको सक्सेस नहीं मिलती, तो आप क्या करते हैं, उसको साइड में रख देंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज होंगे जिनसे आपको सक्सेस मिल रही है, तो उनको आप क्या करेंगे, अपने साथ में लेके चलेंगे। और जिनसे सक्सेस नहीं मिली, जिनसे आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, उनको वहीं पे छोड़ देंगे, वहीं पे भूल जाएंगे। और जिनसे आपको सक्सेस मिल रही है, जिनसे आप अचीव कर सकते हैं अपना गोल, उसको आप अपने साथ आगे लेके चलेंगे, उसे याद रखेंगे, ठीक है। तो the pedagogical utility of this rule is that students should be motivated to learn something by themselves in the classroom। तो इस बात से ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ यही कहता है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, इन चीजों से खुद को लर्न करना चाहिए, मतलब खुद से उसको क्लासरूम में ऐसा मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए जहां पे बच्चा खुद से चीजों को क्या कर सके, लर्न कर सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। अगला है Principle of mental set attitude. This law states that the process of teaching depends to a great extent on the mental attitude। mental attitude पे बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी जो टीचिंग पूरी की पूरी टीचिंग है वो आपके मेंटल एटीट्यूड पे डिपेंड करती है, एंड एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, और उस बंदे के एटीट्यूड पे। मेंटल एटीट्यूड मींस रेडीनेस टू डू एनी वर्क, मतलब आप कहीं पर भी कोई भी काम अगर आपको दिया जाता है तो आप उस काम को करने के लिए हर समय क्या है, तत्पर हैं, तैयार हैं, रेडी हैं, ठीक है। So originates from mental attitude, and attitude does not only tell what a person will do, but it also shows what will be satisfied with and what will not be satisfied। वो सिर्फ ये नहीं बताती चीजें कि आपको क्या करना है, वो ये भी बताती है किस चीज से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा वर्क है, ठीक है, आप तो रेडी तो हो गए करने के लिए,
कोई भी काम करने के लिए आप रेडी हो गए, लेकिन कौन सा वर्क ऐसा है जिस वर्क को आप करके क्या होगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और कौन सा वर्क ऐसा है जिसको आप करके सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आ जाती हैं आपके मेंटल सेट एटीट्यूड में। ठीक है, मेंटल सेट एटीट्यूड का सिद्धांत इसे ही बोला जाता है। कार्य करने की तत्परता तो है, लेकिन वो सीखने के लिए संतुष्ट या असंतुष्ट होगा तो किसी भी काम को लेके, तो वो आपका मेंटल एटीट्यूड ही बताएगा, मेंटल सेट बताएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। According to this law, there are both coherent and inconsistent elements in any learning presentation. मतलब coherent बहुत सारे जो आपके अलग अलग तरीके के जो भी आपके लर्निंग के एलिमेंट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे आपको सीखना है, समझना है, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे उन चीजों को, हुज स्ट्रेंथ और सिग्निफिकेंस इज डिफरेंट। तो हर एक पार्ट की, हर एक एलिमेंट की अपने अलग महत्व है, अपना अलग तरीका है चीजों को करने का। हर एक एलिमेंट को अलग अलग तरीकों से किया जाता है। One separates the coordinating elements because their significance is relatively high. तो जिसके साथ जो कोऑर्डिनेशन सही बनता है, उसके साथ उस चीज को आपने रिप्रेजेंट करते हुए चलना है। इस कानून के अनुसार किसी भी सीखने की प्रस्तुति में सुसंगत और असंगत दोनों तरीके के तत्व होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपका एक ही टाइप का एलिमेंट हो, दोनों टाइप के एलिमेंट होंगे, और दोनों टाइप के एलिमेंट को आपको चूज करना है कौन सा एलिमेंट सही होगा और कौन सा एलिमेंट सही नहीं होगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, चीजों को करने का तरीका, दोनों को करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी और सिमिलैरिटी। According to this rule, a person responds to a new situation in the same way which is similar to his previous experience or already learned response. अब देखो बच्चों, अगर आपने कोई भी चीज क्या है, कोई भी चीज आपने करी है या फिर पास्ट में आपने वो चीज के लिए क्या किया था, एक्सपीरियंस ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या, जैसे आप साइंस और मैथ्स पढ़ रहे हैं जनरली, तो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस लिया, साइंस में आपके मार्क्स अच्छे आ गए, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, भैया साइंस में तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मुझे तो सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैथ्स अगर वहीं लिया तो मैथ्स में आपका अच्छा नहीं रहा, सारी चीजें आपने गड़बड़ कर दी, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, खराब रहा मैथ्स के साथ में, लेकिन साइंस के साथ में वही चीज आपकी अच्छी रही। तो आप क्या करेंगे, उसी सिचुएशन को याद करेंगे, और जहां पे आपका मैथ्स में जो भी आपका नेगेटिव पॉइंट था, आप उसको क्या करेंगे, सही करके उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप वही ऐसे ही रिस्पॉन्स करेंगे। या फिर आपके साथ पास्ट में किसी ने झूठ बोला है, ठीक है, तो आप फिर उसे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आप क्या सोचेंगे, यार भैया इसने तो मेरे साथ में झूठ बोला था, अब मैं इसको कैसे सही मान लूं, ये तो अभी भी झूठ ही बोल रहा है, हो सकता है झूठ बोल रहा हूं। ठीक है, हाउ मच ट्रांसफर विल टेक प्लेस इन दिस न्यू सिचुएशन फ्रॉम द प्रीवियसली लर्न सिचुएशन। और तो जो प्रीवियस में आपने लर्न किया हुआ है उससे आप कितना सीखे हैं, और उसने आपने उस चीज को अपने ज्ञान में कैसे जोड़ा है, अपनी नॉलेज में कैसे जोड़ा है, जो भी आप नया कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ द सिचुएशन। डिपेंड करता है कितने कॉमन एलिमेंट्स है दोनों की दोनों सिचुएशंस में, क्या क्या कॉमन जो प्रीवियस आपने सीखा था उसमें, और जो अभी प्रेजेंट में आपके साथ हो रहा है, उन दोनों चीजों में क्या क्या चीजें कॉमन है, उस पर ही सारी चीजें आपकी क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। समानता का सिद्धांत इसे कहते हैं। जो आपने पास्ट में सीखा होगा ना बच्चे, वही कहते हैं, इसको एक्सपीरियंस था तो इसने ऐसे कर लिया, तो मतलब पास्ट में आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा तो उसी के हिसाब से आप प्रेजेंट में चीजों को करेंगे। फिर आ जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्य का नियम या साहचर्य स्थानांतरण का नियम, सिद्धांत। इस कानून के अनुसार, इस नियम के अनुसार, कोई भी प्रतिक्रिया जो किसी व्यक्ति में करने की क्षमता है वह एक नई उत्तेजना द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। मतलब ये वही वाला समझ लो ना, जैसे रामायण में क्या हुआ था, जो आपके हनुमान जी थे उनको उनकी पावर को याद दिलाया गया था, भैया आपके अंदर ये पावर है तो आप चीजों को कर सकते हो। ठीक है, तो उनको याद नहीं थी, तो वही वाली बात है कि व्यक्ति में उस काम को करने की तो क्षमता है, बस आपको एक स्टिमुलस देने की जरूरत है, एक उद्दीपन को देने की जरूरत है, जिससे कि वो क्या कर जाएगा, सीख जाएगा। यदि कुछ परिवर्तनों के बीच एक ही स्थिति में एक ही प्रतिक्रिया लगातार उत्पन्न होती है,
एक ही स्थिति रखी है, उसमें सेम रिस्पॉन्स आ रहा है बार बार, तो अंत में एक पूरी तरह से नई उत्तेजना से भी वही प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। अगर बार बार एक ही काम को एक ही रिस्पॉन्स बार बार दिया जा रहा है, वही सारी चीजें हो रही हैं, तो फिर उससे क्या ही फायदा, कोई फायदा है नहीं। तो ये कह रहा है कि अगर आपके सामने कोई नया हमने स्टिमुलस भी रख दिया, तो आपके पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि आप उस चीज के लिए भी सेम ही रिस्पॉन्स करेंगे। तो बच्चों, ये थे आपके कुछ नियम जो हमने थॉर्नडाइक के थ्योरी को पढ़ा, और उसके बाद में उसके कुछ नियम थे, कुछ लॉज थे, जिनको हमने आज यहाँ पे किया है। तो बच्चों, इन लॉज को याद रखना, ये क्या है, कुछ प्राइमरी है, कुछ सेकेंडरी है, ठीक है। तो इनको आपको समझना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है बच्चों। तो मेरी इसी जो वीडियोस हैं, इनको आप देखते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए, कुछ नया और कुछ अलग, ठीक है। जो मुझे दूसरों से अलग बनाता है और जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा, उसको देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ सीडीपी में बने रहिए, जुड़े रहिए, और कैसे हम पेडागोजी की चीज़ों को हल कर सकते हैं, कैसे हम कक्षा में बहुत अच्छा वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको सीटेट तक ही नहीं, उससे भी आगे तक काम आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और सीखते रहिए, सीटेट को कैसे क्लियर करना है उसकी तैयारी करते रहिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।